Hello everyone, today we are going to understand a new chapter, that is nutrition in animals. So it is the second chapter of our class 7th science. So let's begin. तो सबसे पहले you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. तो chapter 1 के अंदर हम क्या पढ़ के आए हैं कि photosynthesis की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं by the uses of कौन क्या क्या चीज़ें लेते हैं हम लोग. एयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर. और सनलाइट से क्या लेते हैं? लाइट. ओके. तो इन सब की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग फोटोसिंथेसिस करके इनकी हेल्प से हम लोग फूड बनाते हैं, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उन सबके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब फोटोसिंथेसिस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइट की मदद से फूड का प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. बट एनिमल्स कैन नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमल्स फोटोसिंथेसिस कर नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स के पास वो ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है जिसकी मदद से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ठीक है. तो या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लें, या तो वो एनिमल्स जो प्लांट्स को नहीं खाते हैं वो अपना फूड जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उनसे ले लें. जैसे कि हार्बीवोर, जैसे कोई भी हार्बीवोर ले लेते हैं. जैसे एग्जांपल ह्यूमन. काउ. ओके, काऊ एक हर्बीवोर है. काऊ जो हर्बीवोर है वो एक प्लांट को खाएगी. अब जैसे वो प्लांट को खा रही है तो वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से ड्राइव कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट, अब उसको एक कार्निवोर खा लेगा, जिसका एग्जांपल लायन. ओके. तो लायन कार्निवोर है एक, जो कि उसको खा लेगा. तो उसको जब खा लेगा लायन तो उसके अंदर वही न्यूट्रिशन जाएंगे जो कि प्लांट्स के न्यूट्रिशन है. ठीक है. लेकिन वो इनडायरेक्टली जा रहे हैं, हमारे काऊ के थ्रू जा रहे हैं. इसलिए क्या कहते हैं कि जो भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है प्लांट्स के ऊपर या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है प्लांट्स के ऊपर. ठीक है. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. फूड सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है. ह्यूमंस को इंक्लूड करते हुए हर एनिमल्स फूड को इंटेक करता है और उससे एटीपी का सिंथेसिस करता है. नेक्स्ट, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन. तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है या फिर मोड ऑफ इंटेक, उसको इंटेक करना फूड को, या फिर यूटिलाइजेशन, उसका करेक्ट फॉर्म में उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा हमारा? एनिमल न्यूट्रिशन. अब एनिमल न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं. ठीक है. 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, मतलब हमारे फूड को इंटेक करना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स आवर डाइजेशन. डाइजेशन मतलब हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना, जो भी हमारे पास फूड है उसको ब्रेक डाउन करने को क्या बोलेंगे हम लोग? डाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी हमने फूड को डाइजेस्ट किया है उसे हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब करना. कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का? फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ से? विलाई के थ्रू. वहाँ पे स्मॉल फोल्डिंग्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं और वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब ये इंटेक हो गया फूड का, ब्लड वेसल के अंदर चला गया. इसके बाद क्या करेंगे? जो फूड है उसका करेंगे क्या? उसको हम लोग सेल के पास लेके जाएंगे, जो कि ग्लूकोज, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि उसको कन्वर्ट करेगा एटीपी के अंदर, जिसकी मदद से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. ठीक है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिमिलेशन, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड दैट वी हैव टेकन इन. और लास्ट में आता है एजेशन, जिसका हमें पास आउट करना हमारे फूड को. नेक्स्ट आता है द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फूड के पार्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है. अब उनको हम एज इट इज़ नहीं ले सकते अपने शरीर के अंदर. मतलब हम लोग ले सकते हैं लेकिन हम लोग को उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. दीज कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. इसको ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इनको क्या सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रोक करते हैं. ठीक है. और द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस को डाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डाइजेशन की, कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. क्या करना है हमें? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन करना है और इसको कन्वर्ट करना है सिंपलर सब्सटेंसेस को. इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. अब आगे आते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं जिसकी मदद से हमारे फूड हमारे शरीर के अंदर आता है. सबसे पहले
द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. ठीक है. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. The some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. ठीक है. तो अलग अलग मेथड से सब लोग अपना फूड का इंटेक करते हैं. हम लोग जिस तरह से डायरेक्टली फूड का इंटेक करते हैं अपने शरीर के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब हम लोग पहले फूड को अंदर लेते हैं, फिर अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं. ये भी आगे आएगा वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है. उसके बाद से तो ये होता है होलोजोइक. अब एक और टाइप का होता है जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आप बाहर पहले ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लो, मतलब सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर लोगे, फूड पार्टिकल्स को, फिर उसका इंटेक करोगे. तो ये क्या हो जाएगा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसको कौन से एनिमल्स करते हैं, एग्जाम्पल बताओ. प्लांट से एनिमल्स. एक सैप्रोफिटिक प्लांट से एनिमल्स का नाम. हाँ ठीक है, मशरूम. नेक्स्ट. तो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड के किस पे करते हैं, मदर के मिल्क पे. नेक्स्ट आता है स्नेक्स. स्नेक्स किस पे, दूसरे एनिमल्स को सॉलो कर लेते हैं, तो ये कार्निवोरस हो जाते हैं. ठीक है. फिर एक एक्टिविटी आती है 2.1 जिसके अंदर बोला है कि कौन सा काइंड ऑफ फूड खाते हैं कौन से एनिमल्स और उनके मोड ऑफ फीडिंग, मतलब किस तरह से वो ईट करते हैं. जैसे स्नेल कुछ खाता होगा, एंट कुछ खाता होगा, तो इसको टेबल को अपने आप से फिल करना है. नेक्स्ट. नेक्स्ट आता है हमारा अमेजिंग फैक्ट. तो स्टारफिश जो होती है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्स. तो स्टारफिश क्या होती है, एक एक्वेटिक एनिमल है जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को ईट करती है जो कि हार्ड शेल्स होते हैं जिनके, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो, नहीं पता. ClCO3. CaCO3. ठीक है. तो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है. आफ्टर ओपनिंग द शेल, मतलब कि अपना शेल तो इसका एक बहुत ही वियर्ड टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये खाना खाती है. अपने जो स्टमक है उसको बाहर निकाल देती है और जो ऑर्गेनिजम्स है उसको अंदर ले लेती है. उसके बाद से अंदर ले जाकर उसे डाइजेस्ट करती है. तो ये इसका बहुत ही वियर्ड मैकेनिज्म है अपने फूड को इंटेक करने का. तो ये बस एक फैक्ट के अंदर था. नेक्स्ट आता है हमारे डाइजेशन इन ह्यूमंस. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. हम लोग अपने माउथ से फूड को इंटेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड. हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है फूड का, कभी सोचा है. देखते हैं. द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनल. एक फूड जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस कैनल के थ्रू पास करता है विच बिगेन एट बकल कैविटी. अब बकल कैविटी क्या है, बकल कैविटी हमारे माउथ की बात हो रही है. एंड एंड्स एट द एनस. The canal can be divided into various compartments. The buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. तो सबसे पहले स्टार्टिंग होता है बकल कैविटी से जिसके अंदर हमारा माउथ आता है, टीथ आता है, टंग आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं बहुत सारी. तो ये सारी चीज़ें हमारे माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर आता है. उसके बाद से ईसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं. लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू हमारा फूड ट्रेवल करता है डाउन द स्टमक. स्टमक में पहुंचता है जो कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. वहाँ पे स्टमक के अंदर HCl जूस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. उसके बाद से हमारा फूड जाता है हमारे क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है फूड का. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पेनक्रियाज होता है और जो लिवर होता है वो अपना सिक्रीशन भेजते हैं जिसकी मदद से फैट्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है. ठीक है. उसके बाद से आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जिसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रेक्टम और एनस से वो डिफिकेटेड आउट हो जाता है. इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, सब ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है. दिस पार्ट्स टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. अब ऊपर से लेकर बकल कैविटी से लेकर एनस तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. ये पूरी की पूरी क्या है, एनिमेंट्री कैनाल है. द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. फूड जो होता है, फूड कंपोनेंट्स वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है जैसे जैसे वो हमारे बॉडी के नीचे ट्रेवल करता रहता है. The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with it, canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. ठीक है. तो बस ये एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, इसके साथ तो कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे लिवर, हमारे पेनक्रियाज, और उसके लिवर हो जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा. बाइल जूस सीक्रेट करने के लिए लिवर होता है और स्टोर करने के लिए क्या होता है, गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर इन सारी चीज़ों के अंदर हमारा फूड पास करता है, मतलब
जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर हमारा फूड जाता नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारा फूड जाता है। जो लिवर है उसके अंदर फूड नहीं जाएगा, लेकिन वो जो अपनी जो वो है क्या कहते हैं सिक्रीशंस है उसको हमारे स्टमक के अंदर या फिर ड्यूडेनम यानी इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर उसको भेजेगा, जहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड होता है। मतलब ये डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो हमारा फूड होता है, क्यों बोलते हैं हम लोग चबा चबा के खाओ, क्योंकि हमारे जो फूड के अंदर मतलब जो हमारे माउथ है उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है, और जो हमारा फूड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उस 70% जाके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है सब द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो जो एलिमेंट्री कैनाल है प्लस जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। और इन्हीं सब से क्या होता है, हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और उसका प्रोसेसिंग होता है आगे। नाउ लेट अस नो what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब different parts of digestive tract के अंदर क्या होता है हमारे food का, वो अब देखते हैं, ठीक है। The mouth and the buccal cavity, food is taken into the body through the mouth, ठीक है। food को हमारे body के अंदर किसके through लेते हैं, mouth के through लेते हैं। The process of taking food into the mouth is called ingestion। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको process को क्या बोलते हैं, ingestion बोलते हैं, ingestion, ठीक है। very important term है। we chew the food with the teeth। हम लोग खाने को कैसे च्यू करते हैं, अपने टीथ के थ्रू करते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम अपने टीथ के थ्रू अपने टीथ के थ्रू हम लोग फूड को च्यू करते हैं और उसको स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि अच्छे से उसका अच्छे से सलाइवा के अंदर मिक्स हो सके और उस ईजिली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो जो गम्स होती हैं उसके अंदर डिफरेंट सॉकेट्स के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है हमारा टूथ, और इसी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होने को क्या बोलते हैं हम लोग, थीकोडेंटेशन, ठीक है। थीकोडेंटेशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग दे आर डिफरेंट नेम्स, ठीक है। जैसा जैसा नाम होता है उनका उसके थ्रू वो अपना काम करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे तुम देख सकते हो इस इमेज के अंदर सारे के सारे तीत हैं। तो सबसे पहले तीत आता हमारा इंसिसस। तो आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये सिर्फ एक जॉ की बात कर रही हूँ मैं, तो आगे के जो 4 दांत होते हैं उनसे क्या बोलते हैं, इंसिसर। इनका काम क्या होता है, कटिंग का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैनिस जो 2 दांत होते हैं साइड के अंदर, उसका काम क्या होता है बताओ, टीयरिंग, यस। कैनिस वेल डेवलप्ड होते हैं कार्निवरस ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि उनको टीयरिंग का बहुत टीयरिंग की काम चाहिए होता है, ठीक है। तो वो कार्निवरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर अच्छे से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट प्रीमोलर्स का क्या काम होता है, क्रशिंग, ठीक है। और मोलर्स का क्या काम होता है, ग्राइंडिंग, वेरी नाइस। तो जो मोलर्स होते हैं लास्ट के 3 और 3 यानी कि 6 होते हैं मोलर्स, और प्री मोलर्स हो जाएगी हमारे 4, 2 इधर और 2 इधर। तो देखो टोटल कितने हैं हमारे इंसिजर कितने हो जाएंगे, अपर और लोअर जो मिला के 8, ओके। और उसको वैसे कैनी कितने हो जाएंगे, 4। और प्रीमोलर 8 और मोलर्स हो जाएंगे 12, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 32 बनेगा। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है कि इसके अंदर कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं। तो कटिंग टीथ कितने होते हैं हमारे, कटिंग टीथ कौन सा होता है, इंसिजर्स, ओके। पियर्सिंग एंड टीयरिंग क्या होता है, कैनिंग। उसके बाद च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ क्या होता है, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है। अब लोअर जॉ के अंदर और अपर जॉ के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, ये सब अभी हमने कर लिया। नेक्स्ट एक और ऊपर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में कुछ दिया हुआ है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ ईयर्स अगो, यस। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ, जो हमारे इन्फेंट के अंदर जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि अपने 6 या 8 की एज पे गिरने लगते हैं। उसके बाद से जो दांत आते हैं उसे बोलते हैं परमानेंट टीथ, और जो कि हमेशा लाइफ टाइम रहते हैं, ठीक है। और ये बाद में जाके ओल्ड एज पे गिर जाते हैं ड्यू टू सम डेंटल डिजीज के कारण वो बाद में जाके गिर जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब आता है हमारा आवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा। तो हमारे जो माउथ होते हैं उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सलाइवा को बनाते हैं। अब ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होता है।
आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। सिमिलरली लिवर जो है और पैनक्रियाज है, ये सब भी आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होते हैं। ये अपनी सिक्रीशंस को बकल कैविटी या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डालते हैं ताकि हमारे फूड का डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3, थ्री पेजेस लेफ्ट, 2 पेजेस। ओके, अब बॉयल इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि सलाइवा के अंदर हमारा सलाइवा से हमारा स्टार्च जो होता है वो डाइजेस्ट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने एक आयोडीन का टेस्ट ट्यूब लिया है। एक के अंदर हमने बॉइल्ड राइस डाला है और दूसरे के अंदर हमने बॉइल्ड राइस स्ट्यू करके डाला है। तो जब पहले वाले के अंदर डाला तो हमें पता है कि अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो आयोडीन कलर क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इसके अंदर हमने आयोडीन डाला, ड्रॉप्स डाला आयोडीन के, तो इसने ब्लू ब्लैक कलर दिया है। इसका मतलब क्या है कि बॉइल्ड राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमने इसे च्यू करके डाला तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ये क्या कहते हैं, स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब कि ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फैट, जो हमारा सलाइवा है वो उसने डाइजेस्ट कर दिया है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, तो थोड़े अमाउंट में ब्लू ब्लैक कलर कर सकता है क्योंकि 30% ही स्टार्च डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जाकर 70% डाइजेस्ट होता है बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गई पूरी एक्टिविटी। स्वीट्स एंड टूथ डिके, हम लोग को पता है कि जैसे कि अगर हम लोग ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं तो उसके हमारे जो कुछ लेफ्ट ओवर होते हैं, जो हमारे टीथ के ऊपर रह जाते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, वो अपने एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो कि एसिडिक in नेचर होते हैं, जो कि हमारे दांत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग वो हमारे दांत को डिटोरिएट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिके करते हैं, और जो कि बाद में जाके बहुत सारे डिजीज़ का कॉज करता है। ठीक है, तो इस सब से हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से ब्रश करना चाहिए, हर मील के बाद ब्रश करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, टूथ डिके जो होता है उसको बाद में मतलब उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और अगर हमारे पल्प के अंदर टच करने लगे तो फिर वो नर्व एंडिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ है हिकअप्स के बारे में, है कि हमें हिचकी जो आती है वो क्यों आती है। तो सबसे पहले जब हम लोग खाते हैं, जो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, फिर उस खाते खाते बातें भी करते रहते हैं, तो क्या कहते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं। अब विंड पाइप के अंदर जाने से क्या होता है कि वो चोकिंग सेंसेशन प्रेजेंट हम लोग को फील होता है, और जो हमारा जो विंड पाइप है वो पुश करने लगता है फूड को अप, कि वो हमारे विंड पाइप से निकल जाए। इसी को हम लोग हिकअप के टर्म्स पे हम लोग को दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टंग के बारे में। तो टंग के अंदर डिफरेंट रीजन्स होते हैं। टंग एक बहुत ही फ्लेसी और मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे जो फ्लोर होता है बकल कैविटी के, उसके अटैच होता है, और ये सलाइवा के अंदर अच्छे से मिक्स करने को हेल्प करता है। जब इससे सलाइवा को मिक्स करके बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो हम लोग को अंदर इसोफेगस के अंदर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बोलस बोलते हैं उसे। ठीक है, अब जो हमारे जो टंग होता है उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम लोग टेस्ट बड। ठीक है, टेस्ट बड पूरे टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो हर अलग अलग टाइप का टेस्ट देते हैं। जैसे कि आगे की तरफ कुछ टेस्ट आता है, पीछे की तरफ कुछ टेस्ट आता है। ठीक है, तो आगे की तरफ हमें स्वीटनेस का टेस्ट आता है, पीछे की तरफ बिटर टेस्ट आता है, और साइड में सॉर और सॉल्टी टेस्ट आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर हम लोग को डाल डाल के ब्लाइंड फोल्ड करके बोला है कि यहाँ पे करके देखो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फूड पाइप या ईसोफेगस। फूड पाइप को ही ईसोफेगस कहते हैं, जो कि फूड अंदर जाता है ईसोफेगस के अंदर। पेरिस्टालसिस मूवमेंट नाम की एक चीज़ होती है जो कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है कि फूड जो होता है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, और इसी मूवमेंट के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि अपना डाउनवर्ड मूव करने के लिए। और जब हम लोग वॉमिट करते हैं तो एंटी पेरिस्टालसिस होती है, मतलब कि फूड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे माउथ से बाहर निकलता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस। ये कब होता है, अगर हमने कुछ गलत चीज़ इंजेस्ट कर ली है तो ये समटाइम हो जाता है, या ओवर ईटिंग कर लिया है तो भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जे शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। ये थिक वॉल्ड बैग होता है जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, इसके अंदर फूड आता है, और ये हमारे फूड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होता है। इसके जो अगर तुम्हें सोच के लगता होगा कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारे पेट जल्दी नहीं जाता है, तो ये इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसके साइड साइड में क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। तो ये म्यूकस को सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसकी लाइनिंग बच जाती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही जलता नहीं है। ठीक है, और एसिड जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, मीडियम एसिडिक
मीडियम एसिडिक और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर हमारे स्टमक का ही रोल होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक में होता है। अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास, बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है और हाईली कॉइल्ड होता है। पर इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्ग है तो स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर पतला होता है। अगर इसका डायमीटर पतला है इसीलिए इसे लॉन्ग बोलते हैं। और जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो शॉर्ट होता है लेकिन उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, मोटा होता है वो थोड़ा। तो ये बेसिकली कितना 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। आगे चलते हैं, तो रेडिश ब्राउन कलर का जो लिवर होता है, ठीक है, वो भी एक ग्लैंड होता है जो कि इसके राइट साइड में सिचुएटेड होता है, जो कि क्या हेल्प करता है, बाइल जिसको सिक्रेशन के अंदर हेल्प करता है। और गॉल ब्लैडर के सैक नाम सैक होता है जिसके अंदर वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, हर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे कभी कभी रिमूव भी कर देते हैं तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ सिक्रीट नहीं कर रहा है, ये बस स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको जॉइंटिस हो जाता है, कभी कभी गंदा पानी पीने से जॉइंटिस हो जाता है, तो हमारे बॉडी पीला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, इस बाइल जूस की वजह से। बाइल जूस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए हमारा बॉडी जो है वो पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने कौन कौन से के बारे में पढ़ लिया अभी तक, माउथ के बारे में पढ़ लिया, टीथ के बारे में पढ़ लिया, टंग के बारे में पढ़ लिया, ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया, और स्टमक के बारे में पढ़ लिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, और लीवर के बारे में पढ़ लिया, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ लिया। अब जानते हैं हम लोग पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियास भी पेनक्रियाटिक जूसेस को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है। ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि क्या कहते हैं हॉर्मोन्स को भी रिलीज करता है और क्या कहते हैं सिंपलर फॉर्म्स के अंदर चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि अब हमारे लोअर पार्ट के अंदर जाता है। यहाँ पे क्या क्या ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है, सिंपल शुगर्स के अंदर। उसके बाद फैट गेट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमारा जो फैट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, और जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स जो होता है फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका कहते हैं विलाय प्रेजेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। इसको लैक्टियल भी इसका ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। तो ये विलाय से क्या करते हैं, हमारे जो एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं मोर एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईच वेलाय हैज़ अ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसके क्लोज टू द सरफेस के अंदर, और बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, इसी एब्जॉर्प्शन, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर उसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ऑक्सीजन की मदद से वो एनर्जी को रिलीज करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, 1.5 मीटर इन लेंथ होती है, और जिसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर और सम सॉल्ट्स। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन मेन फंक्शन होता है इसका, और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिमेनिंग वेस्ट जो होता है वो रेक्टम से पास आउट कर देते हैं। उसके बाद वो सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, फीसिस होता है, जो फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस बाय टाइम टू टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ एजेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट चीज़ पे जो कि हमारा डाइजेशन है ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउज और बफेलो, तो ये क्या कहते हैं, ये हमारा कॉन्टीन्यूसली ईट करते रहते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली तुमने देखा होगा कि चबाते रहते हैं। तो ये क्यों क्यों चबाते रहते हैं, मतलब इनको क्या ज़रूरत है, मतलब कि ये पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और एक उनका पार्ट होता है स्टमक का जिसे बोलते हैं र्यूमन। र्यूमन के अंदर अपने पार्ट को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फूड को यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सा कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टोर करेंगे पार्सली डाइजेस्टेड फूड को, और उसी पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलेंगे हम लोग, कट बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्या बोलेंगे उसे, कट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है लेटर, बाद में क्या होता है कि ये दोबारा रिटर्न हो जाता है हमारी बॉडी के हमारे माउथ के अंदर, ये रिटर्न हो जाता है। ठीक है, लंप के फॉर्म में। और इन एनिमल इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस तरह से ईट करने को बाद में रिटर्न करना, मतलब एक ही बार में ज़्यादा ज़्यादा खा लो, ह्यूमन के अंदर स्टोर कर लो, उसके बाद से माउथ के अंदर दोबारा बुला लो, फिर उसे दोबारा धीरे धीरे चबाओ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और एंड दीज एनिमल्स आर रूमिनेट, और इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, रूमिनेट्स। तो ऑल द ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर द कैटेगरीज कम अंडर रूमिनेट्स।
द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होता है वो सेलुलोज के अंदर रिच होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। In ruminants like cattle, deer, etc., the bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. तो जैसे इनके अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेलुलोज के डाइजेशन के अंदर, और यही डाइजेशन हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टली प्लांट्स नहीं खा सकते, हम लोग प्लांट्स बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रास नहीं खा सकते हैं, ठीक है, ग्रास प्लांट्स की लीफ नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो सेलुलोज जो हम लोग खाते हैं वो एडजस्ट का आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो हॉर्सेस होते हैं और रैबिट्स होते हैं, इनके पास लॉन्ग सीकम लाइक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में, ठीक है। तो जो कि जिसके अंदर गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज के डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। अमीबा क्या है, एक इरेगुलरली स्टेप्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करता है और स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जो कि फॉल्स फीट होते हैं, और स्यूडोपोडिया से आगे मूवमेंट करता है और कैप्चर कर लेता है फूड को, ठीक है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड, ठीक है। अमीबा जब किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को सेंस करता है अपने आसपास, तो उसको क्या कहते हैं, फूड को सूडोपोडिया को पुश करता है बाहर की तरफ और उसको इनगल्फ करने की कोशिश करता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। जो फूड होता है उसको अपने ट्रैप कर लेता है फूड वैक्यूल के अंदर, जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये इजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, ये फूड वैक्यूल से जो कि हमारे अमीबा ने इंजेस्ट कर लिया। देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, बिल्कुल भी शेप के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होती हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। बाद में ग्रेजुअली उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ग्रोथ मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको वैक्यूल के थ्रू रिमूव कर देते हैं। वैक्यूल क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इन लास्ट चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बेसिकली सेम ही होता है, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करना। एमाइनो एसिड, हमारे जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया था तो अमीनो एसिड बना था। नेक्स्ट आता है अमीबा। अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से खाना खाता है। एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर के अंदर फाउंड होता है। एसिमिलेशन, फूड को यूज़ करना। नेक्स्ट आता है बाइल। बाइल एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि बाइल एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो कि फैट के ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प करता है। लिवर उसको प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होता है। बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होती है वो हमारे माउथ का एक पार्ट होता है, माउथ को ही बोलते हैं एक्चुअली। कैनाइन। कैनाइन जो हमारे टीयरिंग के अंदर हेल्प करते हैं। डाइजेशन। डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। एजेशन रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस। फैटी एसिड, फैट्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वो जिसके अंदर फूड को स्टोर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जिसके अंदर हमारा बाइल जो स्टोर होता है। उसके बाद से ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, क्या कहते हैं, अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है अगर हम लोग फैट्स को तोड़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंसीजर जो कि कटिंग के अंदर हेल्प करता है। इंजेशन जो कि फूड के इंटेक को कहते हैं। लिवर जो कि एक रेडिश ब्राउन बड़ा सा क्या पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। नेक्स्ट आता है मिल्क टीथ। मिल्क लिवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता है, एक्स्ट्रा होता है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट अपने भेजता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होता है वो हमारे इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ नहीं, पहले आता है इन्फेंट्स के अंदर, 6 to 8 में हटता है, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है वो लॉन्ग फूड पाइप होती है। पेनक्रियाज जो कि साइड में प्रेजेंट होते हैं और वो पेनक्रेटिक जूसेस सिक्रेट करते हैं। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। सुडोपोडिया फॉल्स वीट। ह्यूमन ह्यूमन क्या है, compartment in which the food is stored by the ruminant organism. Next क्या है ruminant. Ruminant are those organism which eat grasses and digest cud. Next आता है rumination. Rumination is the process of returning of food from cud from the
rumen to the mouth in small lumps, and it is done by ruminant organism. Next is salivary glands. Salivary glands are glands which secrete saliva into our mouth. And last is villi and villi, uh, ab- that is the enfoldings present in the small intestine. And last is our saliva. Saliva is the secretion coming out from the salivary glands. अब फटाफट से तुम ये what you have learnt read करो. Animal nutrition includes nutrients requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. The human digestive system consists of alimentary canal and secretory glands. It consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum and anus. The main digestive glands which secrete digestive juices are the salivary glands, the livers, and the pancreas. The stomach wall and the wall of the small intestine or secrete digestive juices. The modes of feeding vary in different organisms. Nutrition is complex process to involving ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Digestion of carbohydrates like starch begins in buccal cavity. The digestion of protein starts in the stomach. The bile secrete from the liver. The pancreatic juices from the pancreas and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all component of food in a small intestine. The digested food is absorbed in blood vessels from a small intestine. The absorbed substances are transported to different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. The grazing animals like cows, buffalo, and deer are known as ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy food, and store it in the rumen. Later, the food returns to the mouth and the animals chew it peacefully. Amoeba ingests its food with the help of its false feet or pseudopodia. The food is digestive in the food vacuoles. So that's all for today. Thank you so much. In next lecture, I will tell you about the NCERT solution of this chapter. Thank you.